हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूनिट 2 का थर्ड लेसन, जिसका नाम है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से भी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो देखिए, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, तो इसका मतलब होता है भर्ती करना और चयन करना। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। अब देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना कोई भी उसका जो गोल है उसको अचीव करना है, तो उसको क्या जरूरत पड़ेगी? लोगों की, एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। अब एम्प्लॉय कहाँ से आएंगे? उनको हायर करना पड़ेगा, भर्ती करना पड़ेगा, तो उनको रिक्रूट करना पड़ेगा। तो ऐसे एम्प्लॉय जो स्किल, जिनमें स्किल हो, जिनमें नॉलेज हो, जिनमें एक्सपीरियंस हो, उनकी क्वालिफिकेशन काफी बढ़िया हो, तो ऐसे लोगों को कंपनी क्या करती है? रिक्रूट करती है, यानी हायर करती है, उनको भर्ती करती है, ताकि वो अपने जो भी उनका गोल है उनको अच्छे से अचीव कर पाए। तो देखिए, जो रिक्रूटमेंट होता है एक टाइप का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो भी एप्लीकेंट है उसको एनकरेज किया जाता है ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई करे, कि जो भी जॉब ओपनिंग है, मतलब जो भी जॉब खाली है, जिसमें वैकेंसी है, उस जॉब के लिए वो अप्लाई करे। तो उनको एनकरेज करना, उनकी लोकेटिंग करना, यानी उनको जॉब पर रखना। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, क्या होता है? रिक्रूटिंग प्रोसेस। तो देखिए, जो रिक्रूटमेंट होता है एक टाइप का एक लिंकिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। लिंकिंग फंक्शन मतलब एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ना। तो रिक्रूटमेंट क्या है? कोई जॉब खाली है और कोई एप्लीकेंट है, उस एप्लीकेंट को उस खाली जॉब से जोड़ने का काम करता है रिक्रूटमेंट। तो चलिए अब देखते हैं फीचर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो देखिए, पहला फीचर ये है कि जो भी रिक्रूटमेंट है ये एक टाइप का प्रोसेस है। मतलब ये प्रोसेस है, ये नहीं कि एक बार में हो गया, ये कोई एक्ट नहीं है या कोई इवेंट नहीं है जो एक बार में हो गया खत्म हो गया। जो रिक्रूटमेंट है पूरा प्रोसेस है जो चलता रहता है और कंटिन्यूस होता है ये। अगला फीचर है कि जो रिक्रूटमेंट एक लिंकिंग एक्टिविटी शो करता है, जो मैंने आपको अभी ऊपर समझाया। ये क्या करता है? जो भी जॉब खाली है और जो भी एप्लीकेंट है उसको आपस में लिंक करवाता है, नहीं जोड़ता है। तो देखिए, जो रिक्रूटमेंट होता है एक टाइप का ऐसा पॉजिटिव फंक्शन होता है। ये क्या काम करता है? एक ब्रिज बनाता है। किसके लिए? ऐसे एलिजिबल पर्सन के लिए जो जॉब के लिए कैपेबल है, काफी ज्यादा सुटेबल है। तो ये एक टाइप का ऐसा ब्रिज बनाता है जहाँ पे जो भी काबिल पर्सन है, यानी कोई भी एप्लीकेंट है जो जिनमें स्किल और नॉलेज है, उसको अच्छे से सिलेक्ट किया जा सके। तो उसके लिए पुल बनाता है। पुल बनाने का मतलब है कि उनके लिए, जो ऐसे एप्लीकेंट है जिनके पास नॉलेज है, उनके लिए जॉब के लिए रास्ते खोलता है। और देखिए, जो रिक्रूटमेंट होता है ये परवेसी फंक्शन होता है। परवेसी का मतलब होता है व्यापक, यानी बहुत ही ज्यादा बड़ा। तो जो ये फंक्शन होता है छोटा मोटा फंक्शन नहीं होता, क्योंकि जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है इसमें इंगेज होता है, तो ये बहुत ही ज्यादा व्यापक यानी बहुत ही बड़ा फंक्शन होता है। और देखिए, जो रिक्रूटमेंट होता है ये टू वे प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक है रिक्रूटर, जो जो जॉब पर लेगा, जो सेलेक्ट करेगा, चयन करेगा, और एक है रिक्रूटी, जो चयन होगा, जो जॉब को ज्वाइन करेगा, कंपनी को ज्वाइन करेगा। तो देखिए, दो वे प्रोसेस है। एक तरफ से तो रिक्रूटर काम कर रहा है, रिक्रूटर की तरफ से ये प्रोसेस चल रहा है, और एक तरफ से जो रिक्रूटी है, जो ज्वाइन होने वाला है, उसकी तरफ से पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो जो रिक्रूटमेंट है ये टू वे प्रोसेस होता है। और देखिए, जो रिक्रूटर होता है ना, जो ये रिक्रूटमेंट की पूरी प्रोसेस को फॉलो करता है, तो उसकी जो जॉब होती है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जब भी वो रिक्रूटमेंट कर रहा होता है तो उसे कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें कई सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि जब भी वो रिक्रूटमेंट कर रहा है तो कंपनी की क्या इमेज है उसको भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी फैक्टर आ जाता है। फिर आ जाता है जॉब का नेचर कैसा है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या क्या पॉलिसीज है, वर्किंग कंडीशन कैसा है, लेबर लॉ, और पास्ट रिक्रूटमेंट रिकॉर्ड कैसा है, उनका जो वो भर्ती कर रहे हैं उनका पास्ट का रिकॉर्ड कैसा है, और गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो जब भी कोई रिक्रूटर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस फॉलो कर रहा है तो उसे ये सारे फैक्टर ध्यान में रखकर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करना होता है। तो उसकी जो जॉब होती है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। अब हम देखेंगे कि सोर्स क्या होता है रिक्रूटमेंट का। तो देखिए, दो टाइप के सोर्स होते हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताए थे। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। दो टाइप के सोर्स होते हैं। अब देखिए, इंटरनल सोर्स वो होते हैं जो कंपनी के अंदर से ही मिल जाते हैं, हमें कोई भी बाहर से कोई ट्राई नहीं करना पड़ता। अंदर का मतलब ये कि कोई भी प्रेजेंट एम्प्लॉई है, मान लीजिए जो पोस्ट पर है उस पोस्ट से हटा के उसको दूसरी पोस्ट दे दी गई, तो ऐसे भी हो सकता है। या फिर देखिए, एम्प्लॉय का रेफरल हो सकता है, मतलब कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसका कोई भाई बहन है या दोस्त है, उसका उसने रेफरेंस दे दिया कि मुझे इसको जॉब पे लगाना है, तो उसको जॉब पे ले लिया। या फिर क्या हो सकता है, कोई एम्प्लॉय है, उसका बेटा है, उसका जॉब करने के लायक होगा, उसके बेटे को जॉब मिल गई, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसे हम बोलते हैं इंटरनल सोर्स, जो कंपनी के अंदर से ही मिल जाता है। अगला होता है एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स मतलब हमें बाहर से लोगों को हायर करना होता है ना, जब हम कॉल करके बुलाते हैं या एडवर्टाइजमेंट छपवाते हैं, लोग फिर उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो कंपनी के बाहर से एम्प्लॉइज को हायर करना, तो वो होता है हमारा एक्सटर्नल सोर्स। तो चलिए अब इसे हम बारी बारी समझते हैं डीपली। तो देखिए, पहला क्या है? इंटरनल सोर्स। तो इसमें जो पहला सोर्स होता है वो है प्रेजेंट एम्प्लॉय। तो देखिए, हमारे कंपनी में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कई सारे ऐसे एम्प्लॉय होते हैं, कुछ तो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, कुछ टेम्पररी होते हैं और कुछ कैजुअल होते हैं। तो ऐसे एम्प्लॉय को हम क्या है, जो पहले से कंपनी के बारे में अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो उसमें ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं, तो एक अच्छा रिसोर्स होते हैं, गुड रिसोर्स होते हैं ना, तो ऐसे सोर्स को आसानी से जॉब मिल जाती है। अब देखिए, कई सारे टाइप से मिल सकती है। तो प्रमोशन,
कोई जॉब अगर खाली है, कोई कंपनी वो एम्प्लॉई है, उसका प्रमोशन कर दिया जाए, फिर उसको वो जॉब दे दिया जाए। ये ट्रांसफर हो सकता है किसी अदर जो ब्रांच है उसमें कोई जॉब खाली है तो एक ब्रांच से उठा के दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया। ये अपग्रेडिंग हो सकती है ना, डिमोशन भी हो सकता है, मतलब कोई जॉब खाली है नीचे की, ऊपर वाले को बंदे को हटा के नीचे वाली दे दी, तो ऐसे टाइप के ये हो सकता है। बस ये आपको तरीके बताएं कि किसी जो वैकेंट जॉब है ना, उस खाली जॉब को कैसे भरा जा सकता है। अगला देखिए क्या सोर्स है, जॉब पोस्टिंग। अब देखिए जॉब पोस्टिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी अगर वैकेंसी खाली है उसको भरना है तो क्या करते हैं, कंपनी का कोई एक बुलेटिन बोर्ड वगैरह होता है, उसमें वो कंपनी उसके जॉब के बारे में लिख देते हैं कि जो एम्प्लॉइज के लिए चाहता है जॉब करना वो अपना एप्लीकेशन दे दे। या देखिए वो बुलेटिन बोर्ड पर भी लगा सकते हैं या उनको पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं कि अगर आपको ये जॉब चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। अगला होता है एम्प्लॉय रेफरल। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है तो वो कोई भी उसको पता चलता है कि जॉब खाली है तो वो अपने फ्रेंड्स को या नेबर को ले जाता है, तो इसे हम बोलते हैं रेफरेंस, मतलब वो एम्प्लॉय अपने बिहाफ पर किसी और को ले आया। तो देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो एम्प्लॉय पहले से कंपनी में काम कर रहा है तो वो जानता है कि जो वो फ्रेंड उसको ला रहा है उसका बैकग्राउंड कैसा है, जो भी नेबर को वो अपने दोस्त को ला रहा है उसका बैकग्राउंड कैसा है उसको अच्छे से जानता है, तो ऐसे में वो उसको जानता है तो उसकी ज्यादा चांसेस होते हैं जॉब मिलने के। अब देखिए एक्सटर्नल सोर्स, पहला तो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब डायरेक्टली क्या चेन कर लेना, मतलब वो भर्ती कर लेना है ना। क्या करा उन्होंने, एप्लीकेशन भरी, जो एप्लीकेंट था उसने एप्लीकेशन भरी, इंटरव्यू वगैरह हुआ, उसको डायरेक्टली सिलेक्ट कर लिया गया। तो ऐसी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है इसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट। अगला है कैजुअल कॉलर्स एंड अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई जॉब खाली होती है तो उसके जो कॉलर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वो आपको कॉल करते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप ये जॉब करना चाहते हैं। आपके पास भी कई बार ऐसी कॉल आई होंगी जिसमें बोलते हैं कि आप ये जॉब करना चाहेंगे, आपको ये जॉब चाहिए, तो इसी को हम बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। तो मतलब और इसमें क्या होता है, देखिए जो एप्लीकेशन होती है वो अनसॉलिसाइट होती है। अनसॉलिसाइट का मतलब जो अनचाही होती है, मतलब इसमें आपने तो कोई एप्लीकेशन नहीं दी, ना आपने कोई फॉर्म भरा, ना आपने कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ा उस जॉब के बारे में, डायरेक्ट आपके पास फोन आ जाता है, आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी होती है। तो ये भी एक टाइप का सोर्स होता है, कई लोगों को जरूरत होती है तो वो जॉब ले लेते हैं। और देखिए बाकी की कंपैरिजन में काफी ज्यादा कॉस्ट फ्री होती है, क्योंकि कॉल ही तो लगानी है और साथ डायरेक्ट पूछना है। क्योंकि अगर देखिए बाकी की कंपैरिजन में देखे तो एडवर्टाइजमेंट करवानी पड़ती है, न्यूज़पेपर में एड लगानी पड़ती है ना, और मीडिया वगैरह हो गया, न्यूज वगैरह में एड चलानी पड़ती है, तो उसमें काफी ज्यादा खर्चा आ जाता है, लेकिन इसमें क्या खर्चा कम रहता है। अगला टाइप है मीडिया एडवर्टाइजमेंट। अब देखिए अगर जॉब खाली है तो मीडिया पे कई सारी कंपनियां क्या एड चलाती हैं, है ना, ताकि हमें एक बेहतर एम्प्लॉय मिल सके। तो देखिए जो जो मीडिया में एडवर्टाइजमेंट चलाई जाती है तो ये ऐसी पोजीशन के लिए चलाई जाती है जो सीनियर होती है इंडस्ट्री में, क्योंकि देखिए जो छोटी मोटी जो है नौकरियां होती हैं इनके लिए तो वैसे ही लोग मिल जाते हैं, लेकिन जो मतलब हाई पोस्ट होती है जिनके लिए आसानी से जो एम्प्लॉय है वो नहीं मिलते, तो उनके लिए एडवर्टाइजमेंट चलानी पड़ती है। अगला है रिकमेंडेशन एंड रेफलर, जो मैंने आपको ऊपर बताया, कोई एम्प्लॉय है उसने क्या रेफलर दे दिया, मतलब आप इसको ले लीजिए, कोई अपने दोस्त को ले आया, कोई अपने नेबर को ले आया, कोई अपने कजन को ले आया, है ना। अगला टाइप होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। तो अगर आपको सिंपल वे में समझना है तो आप इसको समझ सकते हैं, जैसे दिहाड़ी होती है, दिहाड़ी मजदूर होते हैं, उसमें क्या होता है कि उनका एक मालिक होता है, मतलब मालिक क्या होता है, ठेकेदार होता है, तो ठेकेदार को आप क्या कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, फिर वो अपने साथ क्या बंदे लाता है, काम करता है, और जैसे ही काम खत्म होता है वो अपने बंदे अपने आप को और बंदों को लेके चले जाता है। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे जो इंडस्ट्री होती है यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। अगर इंडस्ट्री में कोई जॉब मतलब उनको भरवानी है, कोई काम करवाना है कोई इंपॉर्टेंट, तो ऐसे ही क्या करते हैं वो जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनसे बात करते हैं और बदले में क्या करते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज को दे देते हैं, फिर जो एम्प्लॉय है वो वर्क वगैरह करते हैं, और जैसे ही अगर वो वर्क खत्म हो जाता है तो ये सारे जो एम्प्लॉय है ये चले जाते हैं जॉब छोड़कर, मतलब ये कंपनी को छोड़कर, क्योंकि ये क्या एक मतलब टेम्पररी टाइम के लिए होते हैं। तो देखिए मोस्टली आपको जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है ये जब भी दिखेगा जब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है, कंस्ट्रक्शन में जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं ना, जो ठेकेदार होते हैं, मोस्टली ये जो एम्प्लॉइज होती हैं ठेकेदार के पास ही होते हैं, जो ही घर वर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह जो होता है। अब हम देखेंगे रीसेंट ट्रेंड्स इन रिक्रूटमेंट। अब देखिए आपने अब तक समझ लिया कि रिक्रूटमेंट के प्रोसेसेस क्या है, एक तो इंटरनल है एक एक्सटर्नल है, लेकिन अब आप देखेंगे कि मोस्टली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी है मोस्टली कौन सा जो प्रोसेस है वो फॉलो करती है। तो पहला है आउटसोर्सिंग। तो देखिए आज के टाइम में कई सारे ऐसे फर्म्स और कई सारी ऐसी एजेंसीज बन रखी हैं जो वर्कर को उधार पर देती हैं। अब इन द सेंस देखिए जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपना कोई काम करवाना है, वो ऐसी एजेंसीज को संपर्क करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, उनसे वर्कर को किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए पट्टे पर ले लेती हैं। बदले में जो एजेंसीज होती है उनको कमीशन मिल जाता है ना, वर्कर्स को देने का कमीशन मिल जाता है। तो जैसे ही उनका जो काम कंप्लीट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, फिर वो उनको वर्कर्स को हटा देते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे आप समझो तो जैसे आपके घर में काम होता है तो आप किसी ठेकेदार के पास जाते हैं, बदले में उसको क्या देते हैं, कमीशन देते हैं, वो आपको वर्कर देता है, वर्कर आपके घर का सारा काम कर देते हैं, घर वर सब ठीक कर देते हैं, फिर वो वर्कर चले जाते हैं। सिमिलरली ऐसी किस्म होता है ऑर्गेनाइजेशन में होता है। और देखिए इसके फायदे क्या क्या हैं, जो कंपनी होती है उनको पहले से ही ह्यूमन रिसोर्स को प्लान करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनको डायरेक्ट वर्कर्स मिल जाएंगे, है ना, काम करने के लिए, उनको पहले से कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ी जब भी उनसे वर्कर मंगा लिए।
और देखिए दूसरा क्या है, जो कंपनी है वो इनको क्या लीज पर लेती है वर्कर्स को, है ना, तो उन्हें कोई भी इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रॉब्लम फेस करने को नहीं होना पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके बीच में रिलेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो लीज पर लिए वर्कर, उनके खुद के तो एम्प्लॉय है नहीं। तो ऐसे में कोई भी जो ऐसे रिलेशन के बीच में जो भी कंफ्लिक्ट्स होते हैं ना, वो पैदा नहीं होंगे। अगला है पॉचिंग और रेडिंग। तो देखिए पॉचिंग का मतलब होता है अवैध शिकार और रेडिंग का मतलब होता है छापेमारी। तो देखिए पॉचिंग को समझिए पहले। पॉचिंग का मतलब होता है, मान लीजिए कोई कंपनी है, दो कंपनी है, दोनों आपस में क्या एक दूसरे की कॉम्पिटिटर है। अब एक कंपनी चाहती है कि जो उसके जो कॉम्पिटिटर है वहां पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो काफी ज्यादा स्किल है, उनमें काफी ज्यादा नॉलेज है। अब वो चाहती है उनके एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में लाना। तो जो कंपनी होती है, उनके कंपनी वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको क्या करती है, उनको अच्छा जो सैलरी पैकेज है वो दे देती है। टर्म एंड कंडीशन उनके लिए अच्छे से, मतलब उनको बेनिफिट दे, ऐसी ऐसी कंडीशन उनको दे देती है। तो ऐसे वो क्या करती है, वो चारा डालती है, मतलब एम्प्लॉयज को चारा डालते हैं अपने कॉम्पिटिटर की कंपनी को, ताकि जो उसके अच्छे अच्छे एम्प्लॉय है उसकी कंपनी में आ जाए। तो इसी को बोलते हैं अवैध शिकार यानी पॉचिंग। अब देखिए जो रेडिंग होता है इसका मतलब होता है छापेमारी करना। इसका भी मतलब ये होता है दूसरे की कंपनी में छापेमारी करके अच्छे अच्छे जो एम्प्लॉय है उनको अपनी कंपनी में भर्ती कर लेना। देखिए ये जो काम होता है ये बहुत ही ज्यादा अनएथिकल प्रैक्टिस होती है। अनएथिकल मतलब होता है अनैतिक, मतलब ये मानव के जो मूल्य है ना उनके खिलाफ है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कंपनियों को। लेकिन कंपनियां क्या करती हैं, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए ऐसा बहुत ही ज्यादा करती हैं। और देखिए जो रेडिंग है ना, ये काफी ज्यादा चैलेंज बन गया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए। क्योंकि जो अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं वो दूसरी कंपनियां ज्यादा पैसे वगैरह देके, ज्यादा अच्छे अच्छे उनको बेनिफिट्स देकर अपने कंपनी में बुला लेती है। तो ऐसे में जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और देखिए ऐसे करने से जो भी कंपनी है ना उसकी जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है वो भी कम होती है। अगला होता है वेबसाइट एंड ई रिक्रूटमेंट। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक यानी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करना। अब देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो मोस्टली क्या करती है, जो आपने देखा होगा, जो उनकी खुद की साइट्स होती हैं जिसपे वो लोगों को जॉब ऑफर करती हैं, है ना, कोई भी उनकी साइट हो जाएगी www से, कोई भी साइट वो बना लेंगे, वहां पे फिर क्या करते हैं वो अपनी वेबसाइट पे वैकेंसीज के ऑफर डालते रहते हैं। फिर वहां पे जिनको भी जॉब चाहिए होती है, जो एप्लीकेंट होते हैं वो एप्लीकेशन भरते हैं और अपना सीवी भी ऑनलाइन ही अपलोड कर देते हैं। अपना जो भी ईमेल आईडी वगैरह जो भी सब इंटरनेट पे अपलोड कर देते हैं, जिससे फिर अगर उनको नौकरी चाहिए होती है उनको मिल जाती है। और देखिए जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट होता है इसके कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि लो कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट पर कैंडिडेट। अब किसी भी कैंडिडेट को अगर जॉब ऑफर करती है तो उसको जो भी खर्चा आता है ना वो बहुत ही कम होता है। और अगला है टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है ना, क्योंकि डायरेक्ट आपकी जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह है सब वो ऑनलाइन ही चेक कर लेते हैं ना, आप कैपेबल है कि नहीं वो सब पहले ही चेक हो जाता है। तो इससे जो कंपनी है और आपका दोनों का समय बहुत ही ज्यादा बचता है। और अगला है कि ऑनलाइन ही अगर आप सब फॉर्म भरेंगे तो वो ऑनलाइन ही अपने आप जल्दी जल्दी चेक कर लेंगे और उनको फिर राइट पीपल जो भी है अच्छा सा अच्छे टाइप के लोग मिल जाएंगे। और देखिए ऑनलाइन से क्या होता है, ये काफी ज्यादा जो रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है उसको बहुत ही ज्यादा डेवलप कर देता है यानी बढ़ा देता है। क्योंकि अब देखिए अगर हम ऑफलाइन करेंगे, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी, फिर कंपनी में जाना पड़ेगा, कंपनी में सबमिट करनी पड़ेगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता है ना, वहाँ पे सीधा आपको एप्लीकेशन डालनी होती है और सिर्फ कई बार तो आपका जो इंटरव्यू है वो भी ऑनलाइन हो जाता है, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो मतलब जो प्रोसेस है ना पूरा, आपका टाइम भी बचता है और ये जो पूरा प्रोसेस है काफी इफेक्टिवली वर्क करता है। अब देखेंगे हम रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस इन इंडिया। तो देखिए सबसे पहला है इंटरनल सोर्स, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसमें क्या होता है, जो भी कंपनी है उनके जो एम्प्लॉय है उनके कोई रेफरेंस पे आ जाता है, या एम्प्लॉय का जो बेटा है उसको नौकरी मिल जाती है, या अंदर के एम्प्लॉय दूसरी पोस्ट पे एक्सचेंज होते रहते हैं। तो ये इंटरनल सोर्स होता है। दूसरा होता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो देखिए अगर किसी को भी कोई दूसरी नौकरी करनी है तो जो कंपनी करती है क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है ना, पिन बोर्ड जो भी उनका बोर्ड है, नोटिस बोर्ड, वहां पे क्या ऑफर कर देती है जॉब की, ये जॉब खाली है, अगर आपको एक्सचेंज करनी है जॉब तो आप कर सकते हैं। अगला है कैंपस रिक्रूटमेंट। तो देखिए इंडिया में तो ये बहुत ही ज्यादा होता है कैंपस रिक्रूटमेंट। इसका मतलब होता है जो कॉलेज के जो ग्रेजुएट हो जाते हैं ना, जो बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं, नौकरी करने के लायक हो जाते हैं, तो कंपनी क्या करती है कॉलेज से डायरेक्ट जो फ्रेशर्स होते हैं उनको नौकरी दे देती है। अगला क्या है एग्जीक्यूटिव सर्च इंजन। अब देखिए ये सारा ऑनलाइन काम होता है। क्या होता है इसमें, अब जैसे कि हमने जॉब ऑफर करी तो ये तो नहीं है कि एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, लाखों में लोग आते हैं। अब लाखों को अब करते करते अब बहुत टाइम लग जाएगा, तो उनका क्या करते हैं, उनका जो भी सीवी होता है वो सारा हम ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं। फिर ऐसे कुछ सर्च इंजन होते हैं जो ऑटोमेटिकली अच्छे अच्छे जो एम्प्लॉयज होते हैं जिनका अच्छे से सीवी होता है उनको पहले ही अच्छे से निकाल लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसमें जो भी रिक्रूटर होता है जो भी सिलेक्ट करता है उनमें से छाट लेता है बढ़िया बढ़िया। अगला है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। ये जो मैंने आपको ऊपर भी डिस्कस किया था, इसमें क्या होता है ठेकेदार होता है ना, वो क्या करता है वर्कर लीज पर देता है ना। तो उसमें क्या होता है जो भी कंपनी को कुछ टाइम के लिए कोई वर्कर चाहिए तो वो एजेंसीज पे कांटेक्ट करती है, उनसे वर्कर लीज पर ले लेती हैं। जैसे ही काम होता है, काम के बाद फिर उनको हटा देती है वर्कर को। अगला होता है एम्प्लॉय रेफरल। तो इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉय पहले से कंपनी में काम कर रहा होता है वो अपने बिहाफ पर अपने दोस्त को या अपने नेबर को या अपने कजन को जॉब दिलाता है। तो ये कुछ टाइप के प्रोसेसेस थे या प्रैक्टिसेस थी जो इंडिया में की जाती हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है सिलेक्शन। तो देखिए जो सिलेक्शन एक टाइप का ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सभी एप्लीकेंट में से जो मोस्ट सुटेबल पर्सन है उसको चूज करते हैं।
तो देखिए इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जितने भी एप्लीकेंट होते हैं उनका जो भी सीवी हो गया, उनका जो भी रिज्यूम हो गया, उनको कलेक्ट किया जाता है, उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चेक की जाती है, फिर उसमें से क्या सेलेक्ट किए जाते हैं, मतलब जो मोस्ट सुटेबल पर्सन होते हैं, जो जॉब के लिए बिल्कुल अच्छे होते हैं, फिर उनको सेलेक्ट किया जाता है। तो सिलेक्शन में क्या किया जाता है कि जो भी एप्लीकेंट की क्वालिफिकेशन है और जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उनको मैच किया जाता है। अब जैसे जॉब के लिए आपको जैसे कि मान लीजिए बीए प्रोग्राम का मतलब ग्रेजुएट बंदा चाहिए, और फिर एप्लीकेंट को देखा जाएगा क्या वो बीए प्रोग्राम से ग्रेजुएट है कि नहीं है, अगर है तो दोनों को मतलब वो मैच हो जाएंगे, तो ऐसे क्या होगा कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब जो भी एप्लीकेंट है उसकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो जॉब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करनी चाहिए, तो इससे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए जो सिलेक्शन होता है ना, ये जो भी एप्लीकेंट होता है उनको दो कैटेगरी में बांट देता है। एक तो है सुटेबल, जो जॉब के लिए मतलब सुटेबल है, और एक है अनसुटेबल, जो जॉब के लिए नहीं है, उनको फिर निकाल दिया जाता है। अब हम देखेंगे सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या होता है। देखिए आपको ये इमेज में दिख रहा होगा, देखिए सबसे पहले रिसेप्शन होता है, फिर स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है, फिर एप्लीकेशन ब्लैंक होता है, फिर वेटेड एप्लीकेशन ब्लैंक होता है, फिर सिलेक्शन टेस्टिंग होती है, फिर इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, फिर सिलेक्शन इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर रेफरेंस चेक होता है। तो अभी इसको हम बारी बारी करके डीपली समझेंगे, अभी तो आपको बस ये प्रोसीजर एक बार देख लेना है। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है हमारा रिसेप्शन। अब देखिए जब भी सिलेक्शन किया जाता है सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या देखा जाता है, रिसेप्शन। क्यों? क्योंकि जब भी कोई एप्लीकेंट एप्लीकेशन मतलब जॉब के लिए एप्लीकेशन देने आएगा, सबसे पहले कहाँ जाएगा, रिसेप्शन पे। तो रिसेप्शन हमारा ऐसा होना चाहिए कि मतलब वो लोगों को अट्रैक्ट करे, मतलब कंपनी की तरफ खींचे, है ना। क्योंकि जब भी आप किसी भी कंपनी में जाएंगे जॉब के लिए, तो सबसे पहले आप कहाँ जाते हैं, रिसेप्शन पे। वहाँ पे लोगों को देखते हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनमें टैलेंट है कि नहीं है, स्किल है कि नहीं है, एक्सपीरियंस है कि नहीं है। तो वहाँ के जैसे लोग होंगे तो वैसे ही वो आपको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, है ना। अगर कोई ऐसा ढीला ढाला बंदा होगा तो आपको लगेगा कैसी कंपनी है, फिर आपकी जो इमेज है ना वो कंपनी की डाउन हो सकती है। तो कंपनी को जो एप्लीकेंट अट्रैक्ट करने, तो उनको सबसे पहले जो उनका रिसेप्शन है उनमें ऐसे बंदे रखने होंगे जो टैलेंटेड होते हैं। फिर आता है हमारा स्क्रीनिंग इंटरव्यू। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही पढ़ के समझा दूंगा आपको समझ नहीं आएगा। आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपने केबीसी तो देखा ही होगा, कौन बनेगा करोड़पति। अब उसमें देखा होगा जब भी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हिलाता है वो कितने लोग खेलते हैं, 10 लोग। अब क्या 10 लोग हैं पूरे इंडिया में? नहीं, लाखों लोग हैं, लाखों लोग फॉर्म भरते होंगे, लाखों लोग जाना चाहते होंगे, लेकिन सिर्फ आते कितने हैं, 100 में 10 लोग आते हैं। तो उनसे पहले क्या किया जाता है, स्क्रीनिंग इंटरव्यू लिया जाता है उनका। उनको देखा जाता है कि वो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, उनकी पूरा मतलब बैकग्राउंड देखा जाता है, फिर सेलेक्ट किया जाता है ना। तो ऐसी स्क्रीनिंग इंटरव्यू में भी होता है, क्योंकि कंपनी जब भी जॉब ऑफर करती है तो एक दो बंदे तो आएंगे नहीं, लाखों बंदे आते हैं। अब उनमें से किसी एक दो को ही मिलनी है नौकरी, तो उसमें क्या करा जाता है, स्क्रीनिंग इंटरव्यू किया जाता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये एक टाइप का ऐसे प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है। जैसे कि आपने यूपीएससी के पेपर के बारे में तो सुना होगा, सबसे पहले क्या होता है, प्रिलिमिनरी होता है, फिर मेंस होता है। तो प्रीलिम्स में क्या होता है, जो ज्यादा फालतू के लोग हैं उनको पहले ही छांट दिया जाता है। तो इसमें भी यही होता है, जब भी इंटरव्यू से पहले जो बाकी के जो बेकार लोग हैं जिन्होंने ऐसी मजे मजे में फॉर्म भर दिया है, उनको पहले उनकी छटनी कर दी जाए, जो बिल्कुल सीरियस है जॉब के लिए उनको आगे के लिए भेजा जाए। अब देखिए अगली चीज क्या आती है, हमारा एप्लीकेशन ब्लैंक। अब इसको भी आप एग्जांपल के थ्रू समझिए। आपने रूडीज का तो शो देखा ही होगा ना, रूडीज के बारे में सब जानते हैं। उसमें आपने देखा होगा जो जजेस होते हैं उनके हाथ में क्या होता है, एक पेपर होता है। वो क्या होता है, एक एप्लीकेशन होता है ना, फॉर्म होता है। तो जो भी कंटेस्टेंट होता है वो उसको भरता है, उससे पहले आने से पहले। तो उसमें क्या भरता है, वो अपनी सारी पर्सनल चीजें भरता है कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है ना, उसका जो वर्किंग रिलेटेड एक्सपीरियंस कैसा है, सारी चीजें, उसका एकेडमिक कैसा था, है ना, उसने लाइफ में क्या क्या अचीव करा है, उसकी हॉबीज क्या क्या है, कहाँ पर रहता है, वो उससे रिलेटेड सारी जानकारी उस एप्लीकेशन फॉर्म में होती है। तो सिमिलरली जब भी कोई भी बंदा जॉब लेने जाता है तो उससे पहले क्या फॉर्म भरवाया जाता है, उसमें उसकी हर चीज पूछ ली जाती है, उससे रिलेटेड उसका जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, उसका बैकग्राउंड कैसे, क्या हॉबीज है, सब उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो बस ये एक टाइप का ऐसा कॉमन मेथड है जिसका क्या काम है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। अब अगला आता है वेटेड एप्लीकेशन ब्लैंक्स। तो देखिए जो एप्लीकेशन ब्लैंक होते हैं उसमें तो छोटी मोटी चीजें पूछी जाती हैं कि आप कहाँ रहते हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या स्किल्स है ना। तो जो वेटेड वाला होता है उसमें ज्यादा पर्सनल चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कि आप सिंगल है, या आपकी शादी हो चुकी है ना, या आपका कोई अफेयर वगैरह तो नहीं है। जो पर्सनल चीजें होती हैं वो सब पूछी जाती हैं। कोई मेडिकल से रिलेटेड कि आपको कोई कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, कोई फिजिकल कोई वो हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, मतलब पर्सनल चीजें इसमें पूछी जाती हैं। फिर आता है हमारा सिलेक्शन टेस्टिंग। तो देखिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म दे देते हैं उसके बाद आपका एक टेस्ट लिया जाता है, उसमें आपका नेचर देखा जाता है कि आपका नेचर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है दूसरों के प्रति, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाता है ना, आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं उसको देखा जाता है, आपके एटीट्यूड को देखा जाता है। तो इसमें सब आपका जो भी माइंड से रिलेटेड, आपका जो नेचर है उससे रिलेटेड इसमें टेस्ट लिया जाता है। फिर डिसीजन लिया जाता है कि आपको आगे भेजा जाए या नहीं भेजा जाए, क्योंकि वो आपका बिहेवियर देखते हैं, आपका जब बिहेवियर अच्छा होता है तो ही आपको आगे भेजा जाता है। और उसके बाद फिर आता है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट। फिर आपकी बुद्धिमत्ता देखी जाती है कि आप कितने बुद्धिमान है। उसमें आपको क्या एटीट्यूड वगैरह जो एप्टीट्यूड होते हैं ना, वैसे क्वेश्चन होते हैं वो घुमा फिरा के वाले, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मेंटल एबिलिटी वाले होते हैं ना, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
फिर उसमें देखा जाता है कि आपकी जो मेंटल जो कंडीशन है वो कैसी है, और आपकी लर्निंग एबिलिटी भी देखी जाती है कि आप कितनी जल्दी कितनी चीजों को याद कर सकते हैं, है ना। आपकी अंडरस्टैंडिंग भी देखी जाती है। फिर उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू, है ना, सिलेक्शन इंटरव्यू। फिर आपका इंटरव्यू होता है, सामने क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं कंपनी के, है ना, जो भी मैनेजर्स वगैरह होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं। फिर वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो इंटरव्यू में क्या होता है, ओरली एग्जामिनेशन होता है ना, वो आपसे सवाल पूछते हैं, आपको जवाब देना होता है। वो उसमें आपकी हर चीज देखेंगे कि आपका बोलने का तरीका कैसा है, आपके बैठने का तरीका कैसा है, आपके फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो सब देखेंगे, है ना। आपका मतलब वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो कैसे करते हैं आप, है ना, जो भी आपकी एबिलिटीज देखी जाएंगी, है ना। फिर आपको देखा जाएगा कि आप आगे बढ़ने के लायक हैं या नहीं है। फिर वो आपको नंबर वगैरह भी देते हैं, फिर सिलेक्ट वगैरह भी करते हैं। फिर उसके बाद आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। अब देखिए, अगर आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया तो उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। उसमें देखा जाता है कि आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई बीमारी तो नहीं है, आप स्मोक वगैरह तो नहीं करते, ड्रिंक वगैरह तो नहीं करते, आपका स्टेमिना वगैरह भी देखा जाएगा, है ना। और आपकी जो टॉलरेंस की जो क्षमता है उसको देखा जाएगा कि आप कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, वो सब देखा जाएगा। आपकी मेंटल हेल्थ को देखा जाएगा, फिजिकल हेल्थ को भी देखा जाएगा। और ये जरूरी भी होता है क्योंकि कई कंपनी अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस लेती है ना। अगर वो ऐसे एम्प्लॉयज को लेंगी जो इतने मतलब उनकी हेल्थ बिल्कुल खराब रहती है, वो कभी भी उनके जाने की संभावना है, तो ऐसे कैंडिडेट को नहीं लेती है। वो ऐसे लेती है जो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, मतलब फिजिकली भी और मेंटली भी हेल्दी होते हैं। फिर सब कुछ हो जाने के बाद आखिरी में रेफरेंस चेक लिया जाता है। ये रेफरेंस चेक ये होता है कि जो एम्प्लॉय हमने सेलेक्ट किया है वो किसी के थ्रू तो नहीं आया है, मतलब जो ऐसा एम्प्लॉय जो पहले से कंपनी में काम कर रहा है, कहीं उसके साथ तो उसका रिलेशन नहीं है। तो मतलब उससे पूछा जाता है कि आपको इस नौकरी के बारे में कहाँ से पता चला, आपको किसने बताया। तो जो भी एम्प्लॉय है वो सिलेक्ट हो जाता है। फिर उसको 2 से 3-4 रेफरेंस देने होते हैं कि मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा था, या आपके एम्प्लॉय ने मुझे बताया, या मेरे पड़ोसी जो आपके यहाँ काम करता है उसने मुझे बताया। तो ऐसे रेफरेंस देना होता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। अब आपको बताया गया है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या अंतर होता है और इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप मीनिंग समझिए। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती करना। तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी जॉब खाली होती है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट किया जाता है ना, लोगों को बताया जाता है। फिर लोग क्या है उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उनकी फिर भर्ती की जाती है, उनको भर्ती किया जाता है ना। और सिलेक्शन में क्या होता है, इस सिलेक्शन के प्रोसेस में ये होता है कि जितने लोग भर्ती हुए हैं उसमें से सिलेक्ट करना कि उस जॉब के लिए कौन सा राइट बंदा है। तो अंतर समझिए। देखिए, रिक्रूटमेंट में बहुत सारे बंदे एक साथ अप्लाई करते हैं और उनका एक साथ उनको लिया जाता है, फिर उनका सिलेक्शन किया जाता है, उसमें छांटा जाता है। अब देखिए इनका नेचर कैसा है। जो रिक्रूटमेंट होता है ये पॉजिटिव प्रोसेस होता है। पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि इसमें कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है, कोई भी रोक टोक नहीं है, जो भी चाहे वो उसको अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो सिलेक्शन है वो नेगेटिव प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि इसमें किसी एक दो बंदे को ही चुना जाता है ना, बाकी जो बंदे उनको निकाल दिया जाता है। तो ये नेगेटिव प्रोसेस है। अब देखिए दोनों का एम क्या है। जो रिक्रूटमेंट है उसका जो एम है बस जो वैकेंसी खाली है उसको भरना, है ना। तो उनका जो भी वैकेंसी है, जो जॉब खाली है उसका प्रचार प्रसार करना, जितने भी कैंडिडेट है उनको इन्फॉर्म करना और उनको बताना कि ये जॉब खाली है, आप इसके लिए अप्लाई करो। वहीं पर जो सिलेक्शन है उसका एम क्या है, जो अनसुटेबल जो कैंडिडेट है उनको रिजेक्ट करना, उनको हटा देना, और जो सुटेबल पर्सन है सिर्फ उन्हीं को जॉब देना। और देखिए प्रोसीजर क्या होता है। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, जैसी कोई वैकेंसी खाली होती है उसके जो भी जॉब की एप्लीकेशन है उसको बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जितने भी एप्लीकेंट होते हैं। वहीं पर सिलेक्शन में क्या होता है, तो सिलेक्शन में कई सारे स्टेप्स होते हैं जिनसे कैंडिडेट को गुजारा जाता है। फिर उसमें देखा जाता है कि जितने भी हमने टेस्ट वगैरह लिए हैं, इंटरव्यू वगैरह लिया है, उसमें वो कैंडिडेट खड़ा होता है या नहीं होता है। जो पूरा मैंने अभी आपको ऊपर प्रोसेस पढ़ा है, पूरा प्रोसेस वही होता है यहाँ पे। अब है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट देना यानी वादा करना सर्विस करने का। तो अगर हम देखिए बात करते हैं रिक्रूटमेंट की, तो देखिए ये क्या होता है, नो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन क्रिएट करता है। क्योंकि इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो भी एप्लीकेंट होता है वो तो सिर्फ फॉर्म भरता है ना, उसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन किससे होता है, वैकेंसी से होता है। वो किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करके नहीं देता सर्विस का। वहीं पर अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन ना रिक्रूटमेंट के बाद होता है। और इसमें क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है सर्विस का। कौन देता है, एम्प्लॉय देता है। किसको, एम्प्लॉयर को। तो इनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। जो एम्प्लॉय है वो अपनी सर्विस किसको देगा, एम्प्लॉयर को। तो आई होप आपको ये डिफरेंशिएशन समझ आ गया होगा, और मैंने आपको जितना भी पूरा चैप्टर पढ़ाया आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।